श्यामा देवी धीमे कदमों से अपने सबसे लाडले और छोटे बेटे के कमरे की ओर आते हुए ऊंचे स्वर में कहती हैं, उठ बेटा, उठ जा, देख तेरे दोनों भाई ऑफिस चले गए, 8:30 बजने वाले हैं, सूरज भी कितना ऊपर चढ़ आया है और कितना सोएगा। उमंग बेटा उठ जा। माँ की आवाज सुनकर हम हाँ करके उमंग फिर नींद की चादर ओढ़ लेता है। श्यामा देवी बेटे के सिराने आकर बैठ जाती हैं और अपने कन्हैया की नींद तोड़ने का सुख लेती हैं। उमंग के सिर पर हाथ फेरते हुए, उठ बेटा वरना दीप्ति बहू आती होगी तुझे तो वही जगा पाती है। प्रतिदिन उमंग के कमल रूपी नयन तो माँ के आंचल में ही खिलते हैं। अरे मम्मी, छोटी भाभी को क्यों भेजती हो? वो तो बिना कुछ बोले कहे अपना ब्रह्मास्त्र चला देती हैं। जब भी जगाने आती हैं, गिलास में पानी लाएंगी और पूरा उड़ेल देती हैं मुझ पर। न चाहते हुए भी ये सोने का बिस्तर छोड़ना ही पड़ता है। बड़ी भाभी अच्छी हैं, वो सिर्फ 2-4 आवाजें देती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आज बड़ी भाभी मुझे जगाने नहीं आई। श्यामा देवी, हाँ, शिखा कुछ काम में लग गई होगी। मम्मी जी, ये क्या, आज तो तुम्हारे लल्ला पहले ही जाग गए और मेरा ब्रह्मास्त्र तो बेकार ही चला जाएगा। दीप्ति ने कमरे में प्रवेश कर चुटकी लेते हुए कहा। ये इतना नौटंकीबाज हो गया है, इतनी देर से जगा रही हूँ पर उठता ही नहीं, तू अपना अस्त्र चला ही दे बहू, श्यामा देवी ने विनोद भाव से कहा। दीप्ति अपनी सासू माँ के पास बैठकर उमंग से कहती है, देवर जी सुबह जल्दी उठना सीखो और मंदिर जाया करो। जब मम्मी जी तुम्हें जगाने आती हैं तब तक पापा जी हम सबको 2-4 सुना चुके होते हैं। आज शिखा दीदी से कह रहे थे कि तुम तीनों के लाड़ प्यार ने आदतें बिगाड़ दी हैं। उमंग अंगड़ाइयां लेते हुए, मेरी प्यारी नटखट भाभी, ये कोई पहली बार थोड़ी कहा है, पापा तो हर रोज कहते हैं। क्या करूं सुबह जल्दी उठकर? कौन सा मुझे कॉलेज जाना है या फिर ऑफिस? ग्रेजुएशन किए हुए 1 साल हो गया मुझे। अगर काम करने का जिक्र भी करता हूँ तो आप सब नाराज हो जाते हैं। और बात रही मंदिर जाने की, हर सुबह मम्मी, बड़ी भाभी और तुम्हारे दर्शन ही सभी देवियों के दर्शन हैं मेरे लिए। स्वदीप भैया तो साक्षात राम हैं और दीपक भैया लक्ष्मण। जब सारे देव और देवियां घर में ही वास करते हैं तो मैं कस्तूरी मृग बन बाहर क्यों भटकूं? हाँ, जानती हूँ तुमसे बातों में कौन जीतेगा देवर जी, अब बिस्तर का त्याग करो और नाश्ता कर लो। उमंग बिस्तर छोड़ देता है, माँ और भाभी के साथ दैनिक कार्य में व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार से उमंग की हर सुबह की शुरुआत अपनी माँ और भाभीयों के दर्शन से होती है। इस मनोहर दृश्य को देखने के लिए सूर्य देवता भी अपने उज्ज्वल नेत्रों को उमंग की खिड़की पर प्रतिदिन रख दिया करते हैं। और रखे भी क्यों न, वर्ण में राम और चंचलता में कृष्ण है उमंग। श्यामा देवी की आंखों की रोशनी, भाइयों और भाभीयों के लिए खिलौना और पिता सत्यप्रकाश के चेहरे की रौनक है उमंग। कर्म से अध्यापक रह चुके सत्यप्रकाश स्वभाव से विनयशील हैं। श्यामा देवी की ममता और सत्यप्रकाश के संस्कारों ने पूरे परिवार को एकता की अटूट गांठ से बांध रखा है। स्वर्ग है, स्वर्ग है। सत्यप्रकाश जी, आपने अपने घर को साक्षात स्वर्ग बनाया है। उठने बैठने वालों से प्रायः ऐसे शब्द सुनने को मिल जाते हैं। इस मशीनी युग में भी संस्कृति और रीति रिवाजों की गांठ ढीली नहीं होने दी है। पड़ोसियों के लिए किसी कहानी के पात्र जैसे ही हैं इस घर के सदस्य। उमंग के स्वभाव से पूरा मोहल्ला परिचित है, जब बोलता है तो खुशियों के फूल खिलते हैं। 21 वर्ष का होकर भी जब बच्चों में मिल जाए तो खुद को भूल ही जाता है। उसकी हंसी ठिठोली करुण रस के होठों पर भी खिलखिलाहट उत्पन्न कर दे। समय का चक्र दिन मास को हर्ष विनोद से अपने साथ धीमी गति से लिए जा रहा था। प्रकाश को अंधेरे में बंद कर निशा को कर्तव्यों की चाबी देकर सूर्य देवता अपने शयन गृह पश्चिम दिशा में प्रवेश कर चुके हैं। सभी को सुख देने वाला पक्षियों का कोलाहल भी शांत हो चुका है। दीपक ऑफिस से घर लौट आया है, लेकिन उमंग और स्वदीप अभी तक घर नहीं लौटे हैं। श्यामा देवी को चिंता हो रही है। श्यामा देवी, आज अभी तक स्वदीप नहीं आया है और ये उमंग भी न जाने कहाँ निकल गया, दोपहर से ही गायब है। इस लड़के को भूख प्यास की तो चिंता ही नहीं है। शिखा, मम्मी जी आते ही होंगे, कभी कभी काम ज्यादा हो जाता है न ऑफिस में। लेकिन देवर जी पता नहीं कहाँ रह गए। प्रश्नवाचक चिन्ह।
सत्य प्रकाश बैठा होगा किसी के यहाँ, आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। स्वदीप की मम्मी अब उमंग को भी विवाह के अटूट बंधन से बांध दो, तब न जाया करेगा इधर उधर। घर की दोनों बहुओं शिखा और दीप्ति ने भी ससुर जी की बात पर हामी भरते हुए श्यामा देवी से कहा, हाँ मम्मी जी, अपने कन्हैया के लिए एक राधा ले आओ। श्यामा देवी दीपक से, जा बेटा उमंग को देख तो आ। ठीक है कहकर उमंग को ढूंढने निकल जाता है दीपक भी न जाने कहाँ रह गया। 15-20 मिनट हो गए, अभी तक न लौटा। श्यामा देवी ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा। शिखा और दीप्ति भी चिंतित हैं, न जाने दोनों लोग कहाँ रह गए। इतनी देर कभी नहीं हुई। स्वदीप और उमंग को मन ही मन सत्यप्रकाश सोच रहे हैं। घड़ी की चाल के साथ चिंताओं की रेखाएं भी हर प्राणी के माथे पर बढ़ती जा रही थीं। कभी घड़ी, कभी दरवाजे को देख लेते हैं चारों लोग। जैसे चातक हर आने जाने वाले काले सफेद बादलों को देखकर पानी की आस करता है, वैसे ही घर के चारों सदस्य दरवाजे से गुजरने वाले व्यक्तियों में अपने तीनों की आहट सुनने को आतुर हैं। परिवार की इस कठिन परिस्थिति में घड़ी ने 9:15 बजाकर सरल कोण बना दिया है। दरवाजे पर आहट सुनाई दी। दीपक हारे मन से खाली हाथ लौट आता है। पापा, पूरे मोहल्ले में कहीं नहीं मिला उमंग। जहाँ जहाँ वो बैठता है सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है। आंखों में बंधा सब्र का बांध आंसुओं ने तोड़ दिया है। श्यामा देवी विलाप करने लगती हैं, कैसा होगा मेरा उमंग, कहाँ गया मेरा बच्चा। शिखा और दीप्ति सासू माँ को संभालती है। दोनों की आंखों में आंसू छलक आते हैं। मम्मी जी रोइए मत, आ जाएगा हमारा उमंग। सत्य प्रकाश का मन भी व्याकुल हो उठा है। दीपक, तू अपने भैया के ऑफिस फोन लगाकर पता कर कहाँ रह गया, वो क्यों नहीं आया अभी तक। पूर्ण विराम। दीपक फोन करने ही जा रहा था कि स्वदीप का फोन आता है। दीपक, भैया तुम कहाँ हो? और उमंग भी अभी तक घर नहीं आया है, मम्मी का रो रो कर बुरा हाल है। स्वदीप का स्वर रुंधा हुआ है, आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही है। स्वदीप, दीपक, तुम सब लोगों को लेकर सेवा सदन अस्पताल में आ जाओ। उमंग मेरे साथ ही है। भैया की बात सुनकर दीपक सन रह जाता है और कुछ पूछ पाता, फोन कट जाता है। आनंद फानन में दीपक सबको लेकर अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल पहुंचकर रिसेप्शन से पता चलता है कि उमंग बंद वार्ड में भर्ती है। चारों लोग बंद वार्ड में पहुंचते हैं जहां उमंग भर्ती है। मानो लक्ष्मण के आज शक्ति लग गई है और राम को विलाप के सिवा कुछ और नहीं सूझ रहा है। स्वदीप के चेहरे पर बार बार आते आंसू यही कह रहे थे। श्यामा देवी की सिसकियां तब चीखों में बदल जाती हैं जब अपने कलेजे के टुकड़े को अस्पताल के बेड पर देखती हैं। शिखा और दीप्ति भी मूर्त हो जाती है अपने लाडले उमंग को देखकर। हे ईश्वर, ये क्या हो गया। उनके मुंह से यही निकलता है। दोपहर में मुझे उमंग का फोन आया कि भैया मैं सेवा सदन अस्पताल में भर्ती हूँ। और फिर किसी लड़की से बात हुई, उसने सारी बात बताई, मैं तुरंत यहाँ पहुँचा। उस समय भी कहाँ बोल रहा था उमंग। डॉक्टर ने बताया 12-16 घंटे लगेंगे होश आने में। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। आधा चेहरा बुरी तरह झुलस गया है और दोनों हाथों पर भी फफोले पड़ गए हैं। स्वदीप ने अपने आंसू पोंछते हुए बताया। वो लड़की और उसके माँ बाप भी उपस्थित है, बेहद दुखी है। लड़की की आंखों से भी आंसू किसी झरने की तरह झरते जा रहे हैं। स्वदीप बेटा, ये सब हुआ कैसे? सत्य प्रकाश ने रुंधे हुए स्वर में पूछा। हमारा उमंग तो मन मौजी है, आज बाजार की तरफ घूमने निकल आया होगा। ये लड़की बताती है कि कई दिनों से एक लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ था, इसने विरोध किया तो आज इसके ऊपर तेजाब डालने के लिए इसके पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन तब तक उमंग ने देख लिया और इसे बचाने के चक्कर में हमारा उमंग इसके आगे आ गया और उसका आधा चेहरा जल गया। इस बार आंखों में उतरते आंसुओं के सैलाब को रोक नहीं पाया था स्वदीप। फर्श पर मोती जैसे गिर रहे हैं उसके आंसू। श्यामा देवी खुद को धीर नहीं बंधा पा रही हैं। मेरे पूर्णिमा जैसे चंद्रमा को ग्रहण लग गया। शिखा बहू, ये ईश्वर भी कितना निर्दय है, मेरे बच्चे को कैसे घाव दिए हैं, जरा भी दया नहीं आई उसे। उस लड़के का सर्वनाश हो जाए। श्यामा देवी की रुवासी में अब गालियां और कोसना भी शामिल हो गया है।
कभी शिखा के कंधे पर सिर रखकर रोती हैं और कभी दीप्ति के, दोनों के कंधे माँ के आंसुओं से भीग चुके हैं। कैसे समझाए माँ को, वो दोनों तो खुद को नहीं समझा पा रही हैं। शिखा और दीप्ति ने अपने बच्चे की तरह प्रेम किया है उमंग को, कभी खुद को महसूस नहीं होने दिया कि वे निसंतान हैं। सत्य प्रकाश और दीपक की आंखें भी कभी आंसुओं को पी लेती और कभी छोड़ देती उन्हें लुढ़कने के लिए। एक दूसरे को सांत्वना देने का उद्योग करते हैं पर किसी की आंखें बहना नहीं मानती हैं। ये काली रात बीत जाती है इस परिवार के आंसुओं में। सूरज निकल आया है पर लगता है उमंग की खिड़की से उदास लौटकर आया है, आज इसके प्रकाश में तेज नहीं है। मोहल्ले वालों को जब उमंग के बारे में पता चला तो दौड़े चले आए हैं उसे देखने के लिए। अस्पताल में भीड़ लग गई है उमंग के चाहने वालों की। श्यामा देवी का गला बैठ गया है रो रो कर, बैठे हुए स्वर में उमंग, उठ जा बेटे, आँखें खोल। दीप्ति जा तू अपना ब्रह्मास्त्र ले आ, ये सुबह को ऐसे नहीं उठता है। श्यामा देवी के होठ कंपाने लगते हैं स्वरों के साथ। मम्मी जी, दीप्ति ये कहकर रोने लगती है। दीपक के हृदय में उस लड़की और उसके परिवार के लिए नफरत ने जन्म ले लिया है। इसकी वजह से मेरे भाई की ये दशा हुई। हम सब की सुबह इस खिले फूल से चेहरे को देखकर होती थी पर कैसे मुरझा गया है मेरे भाई का चेहरा, सब इसी लड़की की वजह से। मन ही मन कह रहा है दीपक उमंग को शायद उस जलन की इतनी पीड़ा न हो रही होगी जितनी पीड़ा इस पश्चाताप की आग में जलने से हो रही है। लड़की एक कोने में गुनाहगार सी खड़ी खुद से कह रही है। अचानक से कमरे में मम्मी शब्द की चीख गूंज जाती है। अब जलन का एहसास होने लगा है, उमंग को होश आने लगता है। कमरे में उपस्थित सब लोग सिहर जाते हैं और श्यामा देवी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ उमंग, मेरा बेटा, मैं तेरे पास ही हूँ। उमंग आंखें खोल लेता है। माँ, भाभीियों, भाइयों और पिता की सूखी आंखें देखकर खामोश हो जाता है। पीड़ा की चीखों को अपने अंदर दफन कर लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर श्यामा देवी जानती हैं जले का दर्द। पड़ोस के कमरे से एक दूसरे मरीज की पूरी रात चीखें कम नहीं हुई थी। वो जानती हैं कि उन्हें देखकर उमंग ने अपनी पीड़ा को हृदय में समाहित कर लिया है। उमंग बेटा, तुझे जलन हो रही होगी, रो मत। दीपक, मेरे बच्चे को कुछ दवाई ले आ। श्यामा देवी ने अपने आंचल से उमंग के आंसू पोंछते हुए कहा। उमंग, नहीं मम्मी, ये आंसू जलन के नहीं, ये तो इसके बात के हैं कि पहली बार मेरी वजह से तुम सबकी आंखें नम हैं। ये बात सुनकर हास्य रस की आंखें भी आंसुओं में भीगकर तर हो गई हैं। उमंग, मम्मी वो लड़की तो ठीक है न? श्यामा देवी ने उस लड़की को तो देखा भी नहीं था बेटे की पीड़ा में, उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि वो लड़की पूरी रात यहीं थी। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, स्वदीप ने आगे आकर कहा। वो मरे जिए हमें क्या, सब उसी का किया धरा है। उसी की वजह से ये हालत हो गई तेरी और तू उसकी सलामती पूछ रहा है, श्यामा देवी ने गुस्से में कहा। उमंग, मम्मी गुस्सा क्यों करती हो, उसका दोष नहीं है, दोष तो उस लड़के का है। मम्मी जरा सोचो, अगर मेरी बहन होती उसकी जगह तो क्या मैं उसको इस तेजाब की जलन में झोंक देता नहीं ना? बस इसे भी मैंने बहन मानकर ही बचाया है, कम से कम किसी के काम तो आया। मम्मी मैं तो ये सोचता हूँ काश उस लड़के के माता पिता भी तुम्हारे जैसे होते तो शायद वो ये न करता। जिन संस्कारों से तुम दोनों ने हम तीनों भाइयों को सींचा है, अगर वैसे ही हर माँ बाप अपने बेटों को सींचे तो किसी बहन का चेहरा झुलसेगा नहीं, किसी बेटी की इज्जत तार तार नहीं होगी। लड़की और उसके माता पिता खामोशी से उमंग की बातें सुन रहे थे। इस हाल में भी कितनी अच्छी बातें कर रहा है। लड़की और उसके माता पिता हाथ जोड़कर श्यामा देवी के आगे खड़े हो जाते हैं। कुछ कहने के लिए उनके पास शब्द नहीं है पर आंखें अभी भी निरंतर रिस रही हैं। लड़की को देखकर श्यामा देवी उससे उसका नाम पूछती हैं। वंदना प्रति उत्तर में लड़की ने कहा। श्यामा देवी के इस प्रश्न से साफ हो जाता है कि उन्होंने उसे और उसके परिवार को माफ कर दिया है। स्वदीप डॉक्टर को बुला लाता है और फिर उमंग को मलहम पट्टी की जाती है। उमंग 15 दिनों तक अस्पताल में ही भर्ती रहता है। धीरे धीरे घाव भरने लगते हैं। बीच बीच में वंदना भी उसे देखने आ जाया करती है। अब वो बहन बन गई है उमंग की।
उमंग अब घर लौट आया है, जख्म भर चुके हैं लेकिन जले के निशान कहाँ जाते हैं। दिन बढ़ते गए और मलहम पट्टी कम होते गए, इस प्रकार कई महीने बीत गए। घर में फिर वही खुशी की उमंग दिखने लगी है। सत्य प्रकाश और श्यामा देवी को बेटे के चेहरे पर दाग लगने का मलाल तो है, लेकिन एक बेदाग बेटी मिलने की दोगुनी खुशी भी है। इस बार राखी के त्योहार पर वंदना ने उमंग के साथ साथ स्वदीप और दीपक के भी राखी बांधी है। इस घटना के 1 साल गुजर जाने के बाद दीप्ति के पिता अपनी छोटी बेटी का रिश्ता उमंग के लिए लाते हैं और उमंग का विवाह हो जाता है। अब उमंग भी अपने बड़े भैया के साथ ऑफिस जाता है। श्यामा देवी के हृदय में बेटे की शादी को लेकर चिंता भी अब समाप्त हो चुकी थी। सत्य प्रकाश पहले की तरह ही अब अखबार को दिन में 4-5 बार पढ़कर समय व्यतीत करते हैं। लेकिन उमंग की उस विषम रात को कभी भुला नहीं पाएगा ये परिवार।